हेलो, नमस्कार, आदाब, राधे राधे, वेलकम टू दी एक्सेल। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10 के केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये ना सिर्फ क्लास 10th में काम आएगा, क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएगा, बल्कि जो भी जनरल कंपटीशन वाले बच्चे हैं, जो भी किसी भी एसएससी, रेलवेज़, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये उन सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको डीपली समझेंगे, ना सिर्फ रटेंगे बल्कि एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये कैसे कौन चीज़ बना हुआ है और क्या कैसे काम करता है। तो आइए आज हम लोग एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स को पढ़ते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों, इससे पहले कि हम लोग एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स को पढ़ें, हम लोग समझते हैं कि ये है क्या, आखिर किस चीज़ को बांटा गया है। तो जितने भी मैटर्स हैं उनको तीन पार्ट्स में बांटा गया है। जितने भी कंपाउंड्स, एक्चुअली नॉट मैटर्स, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको तीन पार्ट में बांटा गया है। वो कंपाउंड ईदर एसिडिक हो सकता है, वो कंपाउंड बेसिक हो सकता है, या वो कंपाउंड नेचुरल स्टेट में हो सकता है। ये तीन स्टेट में हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तीन तरह से, एसिड में, बेस में एंड सॉल्ट्स में। तो all the chemical compounds are divided into three groups. Namely acids, bases and salts। तो हम लोग जितने भी केमिकल कंपाउंड्स को पढ़ते हैं उसको तीन ग्रुप में रखा गया है, उसको तीन ग्रुप में क्लासीफाई करा गया है, डिवाइडेड और क्लासीफाइड into three groups which is acids, bases and salts। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स तो है, बट हम लोग पहचानेंगे किसी चीज़ को कैसे कि कोई चीज़ एसिडिक है, बेसिक है और नेचुरल है, बोले तो सॉल्ट है। इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंडिकेटर का। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हम लोग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। अब ये इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर्स तो इंडिकेटर्स आर डाइज और chemical substances, chemical or natural chemical or natural substances which change its color or smell and tell us about the compounds. Indicators
वो डाइज और केमिकल और नेचुरल सब्सटेंसेस है जो कि अपना कलर और स्मेल चेंज करके हमें किसी भी कंपाउंड के बारे में अबाउट एनी कंपाउंड किसी भी कंपाउंड के बारे में हमें बताता है कि वो किस नेचर का है। ये है इंडिकेटर। इंडिकेटर का दो पार्ट होता है। इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। Indicators can be classified into two types, can be divided into two types. First one is natural indicator. Natural indicator, and the second one is artificial indicator. Artificial indicator. Natural indicator, artificial indicator. Natural indicator is the indicator which is obtained from our nature, and artificial और जिसको हम लोग मैन मेड इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। मैन मेड इसे हम लोग खुद से बनाते हैं केमिकली। ये हमारे पास इंडिकेटर्स है। इसके अंदर में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाता है क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इंडिकेटर किस चीज़ में किस तरह का कलर चेंज करता है। बिकॉज वी जस्ट हैव read that indicators change color or change smell in the presence of acid or base। और अगर हमारा स्मेल और कलर चेंज होगा तो कुछ ना कुछ तो चेंज होकर के कलर बनेगा। तो हम लोगों को वो लर्न करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है कि कौन सा इंडिकेटर कौन से सब्सटेंस में किस तरह का कलर शो करता है। तो आइए अब हम लोग उस चीज़ को देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। सबसे पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंडिकेटर को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंडिकेटर में हमें कब पढ़ना है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर में जो हमें पढ़ना है वो एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज। पढ़ लो आप, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। सेकेंड वन आप पढ़ लो फेनोल्फ्थेलिन। फेनोल्फ्थेलिन। दो सफिशियंट है, ये दोनों पूछा भी जाता है तो हम लोग इसी दोनों को पढ़ लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फ्थेलिन। मिथाइल ऑरेंज, एज यू नो इट्स नेचुरल कलर इज ऑरेंज। इसका कलर ऑरेंज होता है और ये चेंज हो करके कैसा कैसा कलर देता है हम लोगों को इसी चीज़ को मेमोराइज करना है। तो ये एसिड में ऑरेंज कलर इसका नेचुरल कलर है और ये चेंज हो करके हमें रेड कलर देता है। एसिड में रेड कलर देता है एंड बेस में ये चेंज हो करके हमें येलो कलर देता है। येलो कलर देता है। दिस इज मिथाइल ऑरेंज। देन आफ्टर वी हैव फेनोल्फ्थेलिन। फेनोल्फ्थेलिन ये कलरलेस होता है। कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और जब हम लोग इसे एसिड में मिलाते हैं, एसिड में डालते हैं तो ये नो चेंज शो करता है, मतलब इसके कलर में कोई चेंज नहीं आती है। और अगेन अगर हम लोग इसे बेस में डालते हैं, फेनोल्फ्थेलिन अगर हम लोग इसे बेस में डालते हैं तो ये बेस में पिंक कलर शो करता है। इसे अगर हम लोग बेस में डालते हैं तो ये बेस में पिंक कलर शो करता है, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता है। और ये हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, नॉट इंटेलिजेंस। दिस इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। इसके बाद हम लोग का जो दूसरा इंडिकेटर पढ़ना है वो है नेचुरल इंडिकेटर। हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। ओके, अगेन
we have another type of indicator which is natural indicator. अभी मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि मैं नेचुरल इंडिकेटर बाद में क्यों पढ़ा रहा हूँ. तो वी हैव नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर में कुछ एक नाम आप पहले तो नोट डाउन कर लो. सबसे पहले टर्मेरिक. टर्मेरिक बहुत कॉमन सा चीज़ है जो हम लोग देखते आए हैं. टर्मेरिक इज ओरिजिनली येलो इन कलर, येलो कलर का होता है. और हम लोग जब इसे एसिड में डालते हैं तो इट शोज नो चेंज. व्हेन वी पुट इट इन एसिड it shows no change, but when we put it in base it shows red color, and this is remarkable incident. जैसे ही हम लोग इसे बेस में डालते हैं ये रेड कलर देता है. आप देखोगे कि अगर कभी आपके कपड़े पे सब्ज़ी की दाग लग गई या कोई नॉनवेज जो भी खाते हैं उनका कुछ गिर गया, कुछ भी अगर पकी हुई कोई भी आइटम आपके कपड़े पर गिर जाती है तो उस पर हल्दी की दाग लग जाती है. और दाग तो जब लगेगी तभी तो वो पीला कलर का होगा, लेकिन जब आप उसे धोने जाओगे, आप उस पर साबुन लगाओगे, डिटर्जेंट लगाओगे तो उसका कलर चेंज होकर के रेड हो जाता है. और वो तब तक रेड कलर रहेगा जब तक आप उसको 2-3 पानी से या अच्छे से पानी से उसको धो नहीं देते हो, अच्छे से उसको रिंस नहीं कर देते हो. तब तक जब तक कि उस पर बेस का इफ़ेक्ट रहता है तब तक वो रेड कलर का दिखता है. लेकिन जैसे ही उससे बेस हट जाएगा अगेन वो येलो कलर का हो जाएगा. तो ये हमारा टर्मेरिक था, फर्स्ट इंडिकेटर. सेकंड इंडिकेटर आप चाइना रोज़ पढ़ लो. चाइना रोज़, चाइना रोज़ अड़हुल का भी फूल बोलते हैं हम लोग, गुड़हल का फूल बोलते हैं इसे. चाइना रोज़, चाइना रोज़ का नेचुरल कलर रेड होता है. और जब हम लोग इसे एसिड में डालते हैं, व्हेन वी पुट इट इन एसिड इट टर्न्स इनटू पिंक कलर. इट टर्न्स इनटू पिंक कलर. एंड व्हेन वी पुट इट इन बेस it turns into green color. green color. जब हम लोग इसे बेस में डालते हैं तो ये ग्रीन कलर शो करता है. देन आफ्टर हमारे पास जो नेक्स्ट इंडिकेटर है उसे हम लोग रेड कैबेज बोल सकते हो, रेड कैबेज को कंसीडर कर सकते हो. तो रेड कैबेज को पढ़िए. रेड कैबेज, रेड कैबेज. रेड कैबेज नेचुरल कलर तो रेड है ही, तो इसका नेचुरल कलर रेड होता है. और जब इसे हम एसिड में डालेंगे और जब इसे हम बेस में डालेंगे, अगेन जब इसे हम बेस में डालेंगे तो ग्रीन कलर शो करेगा. और जब इसे हम एसिड में डालेंगे तो नो चेंज, नो चेंज, ये कोई चेंज शो नहीं करेगा. ये हमारा रेड कैबेज है. वैसे एक चीज़ इसमें ध्यान देने लायक है कि आप जिस चीज़ का कलर रेड देख रहे हो ना, रेड कलर, उसका आप एक खास ट्रेट, एक खास हरकत देखोगे कि वो जब जब बेस में डाला जाता है ना वो ग्रीन कलर देता है. आप रेड कैबेज में भी देखें, आप चाइना रोज़ में भी देखें, जब जब आप उसे बेस में डालोगे वो ग्रीन कलर आपको देगा. देन आफ्टर हमारे पास में एक और नाम बच रहा है, इसे मैं कहाँ डाल दूँ. ओके, आप टर्मेरिक नोट कर दो, इसे इरेज करके लिख देता हूँ. हमारे पास एक फोर्थ एग्जाम्पल है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेंजिया.
हाइड्रेंजिया, ये हाइड्रेंजिया फ्लावर है, हाइड्रेंजिया फ्लावर है। हाइड्रेंजिया क्या है? फ्लावर है। हाइड्रेंजिया फ्लावर, फ्लावर को हटा दो, हाइड्रेंजिया तक ही समझो। हाइड्रेंजिया हमारे इंडिया में नहीं मिलता है, ये ठंडे जगहों पे मिलता है, लाइक कनाडा, अमेरिका, वहाँ पर देखने को मिलता है। और हाइड्रेंजिया एक ऐसा फूल है, एक ऐसा पौधा है जो हमारे सॉइल के बारे में बताता है, हमारे सॉइल हेल्थ के बारे में बताता है। जैसे गांव में जब किसान खेती करते हैं तो वहाँ पर पहले पता नहीं क्या होता था, अब गाड़ी आती है कुछ लैब टाइप की, और गाड़ी नहीं भी आती है तो हर डिस्ट्रिक्ट्स में लैब्स बना होता है। आप उस जगह पर ले जा सकते हो अपने सॉइल को, और आप वहाँ जा कर के सॉइल हेल्थ चेक करवा सकते हो अपना, कि आपके सॉइल का हेल्थ कैसा है, वो एसिडिक है या बेसिक है। अकॉर्डिंगली अगर आपका सॉइल एसिडिक है तो बेसिक आप में नेचर का कोई भी सब्सटेंस डालना पड़ेगा, केमिकल डालना पड़ेगा। और अगर आपका खेत बेसिक नेचर का है तो आप उसमें एसिडिक सब्सटेंसेस डालोगे, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो सके और आपका फसल अच्छे से उग सके। तो उसके लिए आप लोग फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स वगैरह यूज़ करते हो, और वो आप सॉइल हेल्थ को देख करके यूज़ करते हो। तो ये जो एक फ्लावर है हाइड्रेंजिया, ये एक ऐसी फ्लावर है जो कि आपके सॉइल हेल्थ को बता देती है कि आपके सॉइल का हेल्थ कैसा है। आपका सॉइल एसिडिक नेचर का है, बेसिकली आपके सॉइल के नेचर को बता देता है कि आपका सॉइल एसिडिक है या आपका सॉइल बेसिक है। समझते हैं इस चीज़ को भी। हाइड्रेंजिया में क्या होता है? हाइड्रेंजिया, इसका अपना कोई कलर ही नहीं होता, इसलिए मैं इसके पास कोई कलर नहीं लिखता हूँ, क्योंकि इसका जो फ्लावर ब्लूम करता है वो ब्लूम ही करता है अपने सॉइल के नेचर के हिसाब से, उसी कलर में ब्लूम ही करता है। ये उस तरह का इंडिकेटर नहीं है कि इसको मैं एसिड या बेस में डुबोऊँ, डालूँ, फिर जाकर के ये हमें दिखाएगा कि ये किस तरह का कलर शो कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इसको किसी जगह लगाते हैं तो इसका जो फ्लावर ब्लूम करेगा वो ही कलर चेंज करके करेगा। आप अभी देखो, तुरंत पता चल जाएगा। ये एसिड है और ये बेस में ये हमारा पिंक कलर का फ्लावर देता है और रेड देता है, और रेडिश और रेड, लेकिन पिंक मेनली देता है। डार्क भी हो जाता है वो, अगर ज़्यादा बेसिक है तो पिंक से डार्क होकर के रेड साइड आ जाता है। और एसिड में हमारा ये कलर देता है ब्लू और पर्पल। ब्लू मेन कलर होता है इसका, ये ब्लू कलर देता है एसिड में, और बेस में पिंक कलर देता है। ये ब्लूम ही करता है इस तरह से, इट ब्लूम्स इन दीज कलर्स। according to the nature of soil, according to the nature of, not nature, छोड़ो, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सॉइल। आपका सॉइल किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, उस चीज़ को देखते हुए ये ब्लूम ही करता है। इसका फ्लावर खिलता है उसी कलर में है। यहाँ ब्लू कलर का फूल दिखेगा, सेम फूल, और आपका अगर वो सेम फूल लगा हुआ है और वो ब्लू कलर में है, और आप अगर चाहते हो कि उसको पिंक करना है तो कुछ नहीं, आप कोई बेसिक कंपाउंड खरीद करके लाओ और आप उसको डाल दो। वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, मतलब नहीं है, बेस हो, और उसके रूट में डाल दो, जड़ में डाल दो। एक ही दिन के बाद एक्चुअली आपका वो सॉइल उतना दूर का बेसिक नेचर का हो जाएगा और आपका फ्लावर खुद ब खुद पिंक कलर का हो जाएगा। एक और बता दूँ, उसका नाम अनियन। हमारा अनियन के भी साथ कुछ गोलमाल है। ये भी हमारा इंडिकेटर के तरह काम करता है, ये भी कलर चेंज करता है।
अनियन भी इंडिकेटर की तरह काम करता है और अनियन भी अपना कलर चेंज करता है। बट अनियन को मैं यहाँ रहने दो, आप अनियन को आगे मैं पढ़ाता हूँ। ओके, अनियन को आगे पढ़ा देता हूँ। इसको आप रहने दो, यहाँ तक हो गया आपका। नेचुरल इंडिकेटर को हटाओ। अब इन सारे एग्जाम्पल्स को मैं हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। नेचुरल इंडिकेटर का सिर्फ इतना मतलब था कि इंडिकेटर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर अर्थ और ऑर्गेनिकली, इसी में हमारा, लेकिन ये सारे इंडिकेटर्स जो थे ये डाइज थे, ये कलर चेंज करते थे। हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर के ही अंदर एक और ब्रांच आएगा जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से जानेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल, सूंघने से रिलेटेड होता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो भी है उसे हम लोग देख के नहीं पहचान पाएंगे। ये इंडिकेटर ही ऐसा है जो कि स्मेल देगा, अलग अलग स्मेल देगा, और हम लोग स्मेल से पहचान पाएंगे कि कोई चीज़ किस नेचर का है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंदर दो चीज़ आता है, एक आता है अनियन और दूसरा आता है वनीला। वही वनीला चॉकलेट खा करके, सॉरी आइसक्रीम खा करके बहुत मज़ा लेते हो, वनीला। और मेरा भी फेवरेट है चोको वनीला, तो वनीला नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं वनीला को, अभी फ़िलहाल तो पढ़ाई करना है। वनीला को जब हम लोग एसिड, या वनीला जब हमारा एसिड के साथ में मिलता है तो इसका कोई स्मेल नहीं होता, नो चेंज होता है, स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, वनीला का स्मेल बचा रहता है। और जब हम लोग इसे बेस में मिलाते हैं तो बेस में स्मेल डिसअपियर हो जाता है। जब हम वनीला को बेस में मिलाते हैं तो इसका स्मेल डिसअपियर हो जाता है। सिमिलरली ऑनियन को जब हम एसिड में मिलाते हैं तो नो चेंज रहता है, जैसा उसका स्मेल है अनियन वाला वैसा ही स्मेल बना रहता है। whereas if we put it in base, its smell just disappears। तो जिनको भी अनियन का स्मेल अच्छा नहीं लगता है और सैलेड में यूज़ करना हो, आप उसको बेस में डालिए, NaOH में डालिए, किसी भी बेस में आप डाल सकते हैं। उस बेस में डालिए, MgOH में डालिए, एसिडिटी के लिए भी अच्छी होगी। MgOH में डाल लीजिए, NaOH में डाल लीजिए, या किसी भी बेस में डालिए। NaOH नॉट एक्चुअली, NaOH थोड़ा हार्ड बेस हो जाता है। आप सॉफ्टर किसी भी बेस में डाल करके और उसे आप यूज़ करिए, उसका स्मेल चला जाएगा और अनियन खाने में वैसा ही टेस्ट देगा। तो अनियन हमारा एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, वनीला हमारा एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, और हमारा ये इंडिकेटर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मैंने इस दोनों को नेचुरल इंडिकेटर के अंदर रखा क्योंकि ये दोनों भी नेचुरली ऑब्टेन्ड सब्सटेंसेस हैं, नेचुरली ऑब्टेन्ड इंडिकेटर्स हैं। हमारा इंडिकेटर यहाँ ख़त्म हो जाता है। ओके, तो हमारा एसिड ख़त्म हो जाता है, सॉरी इंडिकेटर्स ख़त्म हो जाता है, और हम लोग अब जो शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक को हम लोग नाम देंगे एसिड्स। सॉरी, हमारा ये ख़त्म नहीं होता है। सबसे मेन चीज़ तो हम भूल ही गए,
नेचुरल इंडिकेटर के अंदर 1 2 3 3 1 2 3 4 फिफ्थ नेचुरल इंडिकेटर के अंदर फिफ्थ नंबर पे ऐड करो लिटमस। लिटमस वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर लिटमस, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसे भूला नहीं जा सकता है क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिटमस, लिटमस एसिड के साथ और बेस के साथ क्या शो करता है। लिटमस को जब हम लोग बेस में मिलाते हैं तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, ब्लू में, रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। और जब एसिड में डालते हैं तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। इसे मैं इम्पॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि ये वाइडली यूज्ड है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। उसके बाद लिटमस जो बना होता है ये बना होता है लाइकेन का, ये बना होता है लाइकेन का, काई, काई, काई। बारिश के दिन में या किसी भी टाइम पे जिस जगह पर वाटर रहता है, वाटर लॉज होता है, वाटर सोर्स रहता है, उस जगह पर काई जम जाती है, हरी हरी कलर की काई जम जाती है। एक्चुअली जो लाइकेन होता है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है एल्गी एंड फंगी का, एल्गी और फंगी का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोसिस होता है, ये दोनों जब आपस में मिल जाता है तो ये बनाता है लाइकेन, और लाइकेन से बनता है लिटमस। लिटमस हमारा दो तरह का हो सकता है, लिटमस हमारा दो तरह का हो सकता है, लिटमस, लिटमस पेपर एंड सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन। लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर दो कलर में आता है, दो कलर का बनता है, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। और जब हमें किसी चीज़ के नेचर को जानना हो, वो एसिडिक है या बेसिक है, तो आप रेड ब्लू दोनों को डालो बेस में, तो रेड वाला कलर ब्लू बदल जाएगा और ब्लू वाला ब्लू ही रह जाएगा। सिमिलरली आप दोनों को एसिड में डालो, रेड रेड ही रह जाएगा और ब्लू चेंज होकर के रेड बन जाएगा। तो आपको उससे लिटमस पेपर के हेल्प से पता कर सकते हो। दूसरा होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कलर हमारा नेचुरल कलर पर्पल होता है, सॉल्यूशन का नेचुरल कलर पर्पल होता है, पर्पल कलर का होता है लिटमस सॉल्यूशन। अगेन इसको आप किसी में डालो और उससे उसका कलर चेक कर लो कि किस कलर में चेंज हो रहा है। ये भी सिमिलर कलर चेंज दिखाता है और आप उससे पता कर लो कि कौन सा नेचर का आपका केमिकल कंपाउंड है, कोई सा भी। तो ये आप लिटमस को समझ गए। लिटमस को समझने के बाद हम लोग अब वापस से आ जाते हैं एसिड पर। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा ऐसा जिसको हम लोग पढ़ें। लिटमस के बाद हम लोग पढ़ते हैं एसिड। एसिड, एसिड्स। तो एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड which disassociates or ionized, which disassociates or ionized in water and gives H plus ions, H plus ions. It is a acids. ओके, इसमें इसकी जरूरत नहीं। आयनाइजेज इनटू वाटर। आगे प्रॉपर्टीज में इसके बारे में और लिखा दूंगा। फिलहाल acid is a chemical compound which disassociates or ionized in water and gives H plus ion. Ionizes लिख लो और अच्छा
which ionizes in water and gives H plus ion। जब हम लोग एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है और H प्लस आयन देता है, और H प्लस आयन ही इसे एसिड बनाती है। H प्लस आयन ही मेन है जिसके कारण से कोई एसिड एसिड के तरह रिएक्ट करता है। अच्छा, हम लोग को इस एसिड को वाटर में डालना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। वाटर में आयोनाइज कराना, डिसएसोसिएट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जब तक H प्लस आयन अलग नहीं होगा इसका एसिड होने का कोई मतलब नहीं है। मीन्स ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को नहीं शो करेगा। तो कभी भी हम लोग ड्राई एसिड को एसिड नहीं समझ सकते हैं। जब तक कोई एसिड ड्राई है वो एसिड के तरह बिहेव ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेकेंड के लिए आप ऐसा कंसीडर कर लो कि आपका ये हाथ है। हमें पता है कि H2SO4 या HCl या कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम लोग अपने हाथ पे डाल दें, एसिड कॉरोसिव इन नेचर होता है, वो स्किन को डैमेज कर देता है, टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है। तो अगर हम लोग उसको हाथ पे डालें तो अगर एक्वस फॉर्म में है वो एसिड तो हमारे हाथ को ख़राब कर देगा, गला देगा, जला देगा। लेकिन अगर हम अपने हाथ के सारे मॉइस्चर को हटा दें, जो कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि हाथ पे कोई मॉइस्चर नहीं है और हम लोग ड्राई एसिड डाल दिए अपने हाथ पे, तो हाथ का कुछ नहीं होना है, हाथ का कुछ भी नहीं होना है। लेकिन जैसे ही वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो आयोनाइज हो जाएगा, उससे H प्लस आयन अलग होगा और अब वो एसिड के तरह ट्रीट करेगा और अब वो हमें हार्म करेगा, हमारे टिश्यूज़ को बर्न कर देगा। तो सारे एसिड्स वो टूटते हैं, H प्लस आयन देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हमारा टूटता है H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में, और यही H प्लस आयन है जिसके कारण से ये एक्टिवेट होता है। पानी में आप जैसे ही डालोगे ये टूट करके ब्रेक हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा। देन आफ्टर, जैसे आप H2SO4 पढ़ते आ रहे हो, H2SO4 बचपन से, दूसरे नोट बचपन, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो आप, 2-3 क्लास पहले से। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस प्लस पॉजिटिव आयन में ये ब्रेक होता है और SO4 सल्फेट माइनस में ये ब्रेक होता है, और इस तरह से हमारा H2SO4 भी करता है। और जितना भी आपका एसिड्स है वो सारा का सारा एसिड्स इसी तरह से करता है। इसी तरह से HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड ले लो, वो भी इसी तरह से H प्लस आयन देता है, NO3। इस तरह से सारा का सारा एसिड हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देता है, जो कि वाटर में घुलने के बाद निकलता है। यहाँ एक बहुत काम का चीज़ ये है कि बहुत बारी बहुत सारे बच्चे या बहुत जगह पर पूछा जाता है कि एसिड जब आयोनाइज होता है तो उसमें, उसके पानी में क्या पाया जाता है जिसके कारण एसिडिक नेचर शो करता है। एसिडिक नेचर जो वो शो करता है वो किस कारण से होता है। तो कन्फ्यूज़न यहाँ ये आती है कि हाइड्रोजन के कारण से, क्योंकि हाइड्रोजन में ये डिसएसोसिएट हो रही है, या फिर किसी और चीज़ के कारण से, हाइड्रोनियम के कारण से। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि एक्वस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज़ हाइड्रोनियम। ये क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरा कोई भी नेगेटिव आयन में तो डिसएसोसिएट हुआ ही। हम लोग अगर इसको देखें, पानी में लेट से H2O है, इसमें हम किसी एसिड को डालें और एसिड में से H प्लस आयन निकला, एसिड में से H प्लस आयन निकला। आप बताओ कि अगर ये एक H इस H2O में आकर के मिल जाए तो क्या ये H3O नहीं बनाएगा? अगर ये एक H हाइड्रोजन आयन वाटर के H2O के साथ मिल जाए तो क्या ये H3O नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। और इसी H3O को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम H3O प्लस, यही है हाइड्रोनियम। तो हम लोग सिंपली बोलते हैं कि जब हम लोग एसिड को पानी में मिलाते हैं तो वो आयोनाइज होकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और यही वो हाइड्रोनियम आयन है जिसके कारण से एसिडिक नेचर दिखता है। तो हमारा ये एसिड्स का इंट्रोडक्शन था। आइए हम लोग और आगे देखते हैं।
ओके, अब जैसा कि हम लोग एसिड को जान ही गए हैं, तो हम लोग ये भी समझते हैं कि एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो एसिड्स होते हैं 2 टाइप के। पहले तो एसिड्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट एसिड होता है जो होता है नेचुरल एसिड, और दूसरा एसिड होता है मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड, इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल एसिड, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। ये नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है, नेचुरली ऑब्टेन्ड। और इनऑर्गेनिक एसिड मेड फ्रॉम द मिनरल्स obtained from the earth। मिनरल एसिड को हम लोग कहाँ से बनाते हैं? मिनरल एसिड जो हम लोग बनाते हैं, मिनरल एसिड हम लोग बनाते हैं उन मिनरल से जो हम लोग धरती से निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका H2SO4 है, HCl है। इन सारे एसिड्स को हम लोग खुद से बनाते हैं लैब के अंदर में, उसको मिनरल एसिड बोलते हैं। ये नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है, ये मेड इन लैब होता है, लैब के अंदर बनाते हैं। और ये अच्छा मेन फैक्टर, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एसिड्स, अगेन ध्यान देना आप मेरे बात को, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एसिड्स, नॉट ऑल मिनरल एसिड्स, मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड्स, most of the mineral acids are strong acids and natural acid weak acid, अब जब आप एसिड को समझ गए, नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड, तो इसमें आपका 2 चीज़ आ गया, एक वीक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के डेफिनेशन को समझो। कब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, कब कोई वीक एसिड बन जाता है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे और समझेंगे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या वीक एसिड है। उससे पहले हम लोग समझ जाते हैं, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को ही डिस्कस करते हैं हम लोग। कुछ एक एग्जाम्पल ले लोगे क्या? इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक, नेचुरल एसिड, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, मिनरल एसिड का एग्जाम्पल, मिनरल एसिड का एग्जाम्पल H2SO4, HCl, HNO3, H2CO3। इस H2CO3 को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें मैं एक बात बोलने वाला हूँ। अगेन हम लोग नेचुरल एसिड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल CH3COH, सबका नाम लिखूंगा, अभी फ़िलहाल जान लो ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ETC। कुछ भी और ले लो, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये तो ढेर सारी एसिड्स हैं।
बहुत लंबी लिस्ट है इसकी नेचुरल एसिड्स, अलग अलग फ्रूट्स में, अलग अलग वेजिटेबल्स में, अलग अलग नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में, ढेर सारे चीज़ों में एसिड ही एसिड है और बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है नेचुरल एसिड्स की। लेकिन मिनरल एसिड हम लोग लैब के अंदर बनाते हैं, वो लिमिटेड है। और उसको इसमें जो मैं यहाँ बोला था H2CO3 को देखो, H2CO3 का नाम है कार्बोनिक एसिड। अगर ध्यान से देखो, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से देखो, तो कार्बोनिक एसिड जो होता है ये इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड तो है, लेकिन ये साथ में वीक एसिड है। यहाँ पर कहाँ नोट डाउन कर दूँ, यहीं लिख देता हूँ, H2CO3 कार्बोनिक एसिड being a mineral acid, it is weak acid, it is a weak acid, रहने दो, it is a weak acid, being a mineral acid it is a weak acid। मिनरल एसिड है फिर भी ये क्या है, दो इट इज अ बीइंग अ मिनरल एसिड, दो इट इज अ वीक एसिड। मिनरल एसिड होने के बावजूद ये एक वीक एसिड है। अब हम लोग समझेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है। ओके तो हम लोग समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। वीक एसिड, एसिड्स which ionizes, छोटा रखो, ionize completely into the water and give a lot of a large amount of H plus ion। Acids which ionize completely into the water and give a large amount of H plus ion strong acid कहलाता है। and acids ionize partially and give a small amount of H plus ion। वो एसिड जो पार्शियली आयनाइज हो और स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन दे उसे हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड ले लो। ये जब ब्रेक होता है तो ये हमारा CH, पहले तो H प्लस, ये वाला H प्लस,
और CH3COO माइनस, ये आयन में टूटता है। अब देखो इतने सारे हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन ब्रेक होकर के आया है, तो ये कम H+ आयन देता है, जिसके कारण से ये वीक एसिड हो जाता है। जो दूसरा हमारे पास जो हमने वहाँ पढ़ा था H2CO3, ये भी हमारा एक नॉट लाइक दिस, कुछ और ही आ जाएगा, ये एक एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल H2CO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके थे, ये है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तीसरा एग्जाम्पल भी इसका हम लोग लिख सकते हैं H2SO3, नॉट H2SO4, H2SO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, H2SO3 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक, H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड। और ये हमारा सारा वीक एसिड के अंदर में आता है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर में। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर में एग्जाम्पल जैसे आपका H2SO4, ये भी सिमिलर केस होता है, इसमें H++ एंड SO4 माइनस में ब्रेक होता है, ये हमारा हो गया। उसके बाद HCl हमारा है, जानते ही हो, बता ही चुका हूँ, HNO3 है हमारा, HNO3 है। और इस तरह से ये सारा का सारा एग्जाम्पल है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, ये सारा एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, ये सारा एग्जाम्पल वीक एसिड्स का। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, ये हमारा क्लियर हो ही चुका है। ये कम्प्लीटली आयनाइज होता है, ये पार्शियली आयनाइज होता है, मतलब ये अच्छे से डाइल्यूट हो जाता है, वो बहुत अच्छे से डाइल्यूट नहीं होता, और डाइल्यूट होता भी है, एक्चुअली डाइल्यूट होता ही है, आयोनाइज नहीं होता, आयोनाइज नहीं होता, कम्प्लीटली पार्शियली आयनाइज होता है, ये कम्प्लीटली आयनाइज होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ओके, अब हम लोग एसिड्स का रिएक्शन पढ़ लेते हैं। पहले तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो, प्रॉपर्टीज़ के अंदर सारा हमारा रिएक्शंस आ जाएगा, फिर हम लोग एसिड्स का यूज़ पढ़ लेंगे। अब यहाँ से होता है सही वाला गेम शुरू। अब यहाँ से हमारा रियल गेम शुरू होगा। तो दोस्तों अभी आप जान लो कि जब हम लोग एसिड पढ़ रहे हैं तो इसमें एक एग्जाम्पल ऐसा आएगा जिस जगह पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बनेगी। शायद आप लोग में से अगर कोई पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हो या इस तरह से एक्सप्लेनेशन को पहली बार देख रहे हो तो आपको कन्फ्यूज़न ना भी बने, लेकिन जैसे ही मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते सॉल्ट पे आऊँगा, जो कि तीसरे पार्ट में आई होप आ ही जाएगा। फर्स्ट पार्ट एसिड का रहेगा, सेकेंड पार्ट में बेस एंड थर्ड पार्ट में सॉल्ट, ज़्यादा लगा तो फोर्थ पार्ट में। तो जब आप सॉल्ट पे आओगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि उस पार्ट में को मैंने एसिड में यूज़ क्यों करा था। अभी तो आपको शायद पता भी ना चले, अगर लगे पता तो अभी मैं आपको वहाँ इशारा दे दूँगा, हिंट दे दूँगा कि उस जगह पर आप ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, क्योंकि एक्चुअली उसको मैं सॉल्ट के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं और उस जगह मैं आपको इंडिकेट करूँगा। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। Properties of acids। एसिड्स, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी सार इन टेस्ट। सार इन टेस्ट, जैसे ही हम लोग इसको टेस्ट करते हैं ये खट्टा लगता है। नंबर 2 रिलीजेस H+ आयन। नंबर 3 आप इसमें ऐड कर लो वाटर सॉल्यूबल। नंबर 4 ऐड कर लो आप कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे होकर के बिजली निकलती है। क्यों?
क्योंकि ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है, रिलीजेज H+ आयन। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी चीज़ अगर वाटर में ब्रेक होकर के, लाइक एसिड और बेस दोनों, जब बेस में आऊँगा तो आप उस चीज़ को बेस में भी पढ़ोगे कि कोई भी चीज़ जब ब्रेक होकर के आयंस बनाए वाटर में, जब आयंस में ब्रेक हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइज होना। आयंस में ब्रेक होने को हम लोग बोलते हैं आयोनाइज होना। और कोई भी चीज़ जब ब्रेक होकर के आयंस बनाती है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वो एक इलेक्ट्रोलाइट है जो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को पॉसिबल बनाता है। फॉर एग्जांपल, पानी में जब हम लोग एसिड को डालते हैं तो ये जो H+ आयन निकलता है, ये H+ आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। सिमिलरली बेस में OH- आयन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है। तो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट के कारण से कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आगे हम लोग और देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें एक और ऐड कर लो, corrosive, it is corrosive in nature। ये corrosive in nature होता है। इसको अगर आप किसी चीज़ में डालोगे, corrosive को रिलेट कर सकते हो आप corrosion से। किसी भी चीज़ में आप किसी भी मेटल के साथ में इसको डालोगे, उसके साथ में ये रिएक्ट कर लेगा और सॉल्ट बना देगा उसका, तो गेम ख़राब कर देगा। इसीलिए हम लोग एसिड को corrosive in nature बोलते हैं। उसको बर्बाद तो करेगा ही। अगर आपके टिश्यूज़ पे पड़ जाता है, स्किन पे पड़ जाता है, तो हमारे टिश्यूज़ को ये डैमेज कर देगा, परमानेंट बर्न्स ला सकता है। इसके कारण से इसे हम corrosive in nature बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ से इसमें ऐड होगा, एक्चुअली 5th के बाद आगे मैं ऐड करूँगा, वो रिएक्शंस है कि ये जब मेटल के साथ मिलता है तो क्या हरकत करता है। वो इसी के अंदर का पार्ट है, 6th नंबर है, इसी के अंदर का पार्ट है। लेकिन उसको मैं अब इसको इरेज करके पढ़ाता हूँ क्योंकि उसके लिए बोर्ड खाली चाहिए हमें। तो 5th हो गया। 6th नंबर से हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को। इसी में आप इसे कंटिन्यूएशन में लिखो, नंबर 6। Acid reacts with metal and produces salt and hydrogen गैस। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये है इसमें ध्यान देने लायक चीज़। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मतलब इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसका हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 produces ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2 गैस। गैसियस फॉर्म में रहेगा और ये हमारा एक्वस फॉर्म में रहेगा। Zn सॉलिड फॉर्म में डालेंगे और ये हमारा ZnSO4 एक्वस फॉर्म में बनेगा। ZnSO4 एक्वस फॉर्म में बनेगा। तो इस तरह का ये रिएक्शन हो गया हमारा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है।
चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।